हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉटकरन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री एमजेसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर पर आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जिस यूनिट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास, आंदोलन और विचारधाराओं का विकास। अब दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है। इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं उन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत कुल 5 महत्वपूर्ण भाग दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला भाग है किसान आंदोलन, जिसमें हम नील विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये टॉपिक किसानों के शोषण और उनके प्रतिरोध को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, जो 1857 से लेकर 1947 तक की पूरी क्रांतिकारी परंपरा को कवर करता है। तीसरा है राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारियों की असफलता। इसमें हम ये समझेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन क्यों सफल नहीं हो पाए और उनके बावजूद राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित हुई। चौथा है वामपंथी विचारधारा का उदय पार्ट 2, जिसमें समाजवादी और साम्यवादी विचारों के विकास को समझाया गया है। और पांचवां तथा अंतिम भाग है साइमन कमीशन 1927, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भाग 1, विद्रोह की चिंगारी, किसान आंदोलन, पार्ट 2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में किसानों के बीच विद्रोह की आग क्यों भड़की। कोई भी आंदोलन अचानक पैदा नहीं होता। हर आंदोलन के पीछे लंबे समय तक चला शोषण, अन्याय और पीड़ा छुपी होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसान सबसे अधिक पीड़ित वर्ग था। उनकी मेहनत से पैदा किया गया अन्न उनके लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन, जमींदारों और साहूकारों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पॉइंट 1, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। सबसे पहला कारण था ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत में पहले से मौजूद हस्तशिल्प और छोटे उद्योग समाप्त हो गए, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जब गांवों में रोजगार खत्म हुआ तो लोगों को मजबूरी में खेती पर निर्भर होना पड़ा। इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा और किसान पहले से ज्यादा गरीब होते चले गए। खेती से होने वाली आय कम थी, लेकिन लगान और कर लगातार बढ़ते जा रहे थे। पॉइंट 2, किसानों पर अत्याचार, जमींदारी व्यवस्था। अब दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा कारण था किसानों पर अत्याचार। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया था। जमींदार किसानों से मनमाने तरीके से लगान वसूलते थे। अगर किसान समय पर लगान नहीं दे पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। अवैध कर लगाए जाते थे। बेदखली आम बात थी और किसानों को बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी, इसलिए वे जमींदारों के अत्याचारों के सामने पूरी तरह असहाय थे। पॉइंट 3, सरकारी शोषण। सिर्फ जमींदार ही नहीं, बल्कि सरकार भी किसानों का शोषण कर रही थी। सरकार ने भारी भू राजस्व लगाया, जो चाहे फसल अच्छी हो या खराब, हर हाल में वसूल किया जाता था। सूखा, बाढ़ या अकाल की स्थिति में भी लगान माफ नहीं किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि किसान कर्ज के जाल में फंसता चला गया। पॉइंट 4, साहूकारों और जमींदारों का गठजोड़। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जमींदारों और साहूकारों का गठजोड़। जब किसान लगान देने में असमर्थ होता तो वो साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता था। धीरे धीरे ब्याज इतना बढ़ जाता कि किसान पूरी जमीन गंवा देता। ब्रिटिश सरकार की नीतियां जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थीं, इसलिए किसान कहीं भी न्याय नहीं पा सकता था। पॉइंट 5, कानूनी व्यवस्था का पक्षपात। अब दोस्तों, अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कानूनी व्यवस्था का पक्षपात। पुलिस, अदालतें और प्रशासन सभी जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में खड़े थे। अगर किसान शिकायत करता तो उल्टा उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता था। किसानों को ना तो न्याय मिलता था और ना ही अपनी बात रखने का अवसर। पॉइंट 6, मुख्य विचार, कोर आइडिया। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। ये आंदोलन केवल कुछ व्यक्तिगत शिकायतों के खिलाफ नहीं था।
ये आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा स्थापित पूरी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिक्रिया था। किसान अब चुप रहने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि आगे चलकर नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और अन्य किसान आंदोलनों ने जन्म लिया। परीक्षा में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आए तो आप कारणों को बिंदुओं में लिखें। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, जमींदारी अत्याचार, सरकारी शोषण, साहूकारों का प्रभाव और कानूनी पक्षपात। अंत में ये जरूर लिखें कि ये आंदोलन पूरे औपनिवेशिक तंत्र के खिलाफ था। तो स्टूडेंट्स, ये था किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और विद्रोह की चिंगारी। 1859-60 हम नील नहीं उगाएंगे। अब हम किसान आंदोलन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। नील विद्रोह केवल एक आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये किसानों की चेतना, साहस और संगठित प्रतिरोध का प्रतीक था। इस विद्रोह का नारा था, हम नील नहीं उगाएंगे, और यही नारा ब्रिटिश शासन की नींव को हिला देने वाला साबित हुआ। भाग्यवान लोगों को गांधी जी का साथ मिला। भाग्यवान लोगों को नील विद्रोह जैसे आंदोलन मिले जिन्होंने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया। नील विद्रोह की पृष्ठभूमि। स्टूडेंट्स, 19वीं सदी में यूरोप में नील की बहुत अधिक मांग थी। नील का उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता था और इससे यूरोपीय व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। इसी मुनाफे के लालच में अंग्रेज और यूरोपीय नीलहों ने भारत, विशेषकर बंगाल में नील की खेती को जबरन फैलाना शुरू किया। विद्रोह के आर्थिक कारण। पॉइंट 1, तिनकठिया प्रथा। नील विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था तिनकठिया प्रथा। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये खेती किसान की इच्छा के विरुद्ध होती थी और किसान को इसके बदले बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। पॉइंट 2, कीमतें। नील की खेती के लिए किसानों को इतनी कम कीमत दी जाती थी कि उन्हें घाटा सहना पड़ता था। नीलहों द्वारा तय की गई कीमतें पूरी तरह अन्यायपूर्ण थीं। खेती का पूरा जोखिम किसान उठाता था, लेकिन मुनाफा पूरा नीलहों को मिलता था। पॉइंट 3, खाद्यान्न की कमी। नील की खेती के कारण किसान अपनी जमीन पर धान, गेहूं जैसी खाद्य फसलें नहीं उगा पाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि गांव में भुखमरी और गरीबी बढ़ने लगी। सामाजिक कारण। स्टूडेंट, नील विद्रोह के सामाजिक कारण भी उतने ही गंभीर थे। किसानों से जबरन श्रम करवाया जाता था। अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। कई बार किसानों की अन्य फसलें जला दी जाती थीं और उनके मवेशियों को जब्त कर लिया जाता था। इस अत्याचार ने किसानों के भीतर गुस्से और विद्रोह की भावना पैदा की। अब दोस्तों, राजनैतिक कारणों को समझना भी बहुत जरूरी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून पूरी तरह नीलहों और व्यापारियों के पक्ष में थे। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। अदालतें, पुलिस और प्रशासन सभी नीलहों का साथ देते थे। इससे किसानों में ये भावना पैदा हुई कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। विद्रोह की शुरुआत 1859 में बंगाल के नदिया जिले से हुई। धीरे धीरे ये विद्रोह बंगाल और बिहार के कई क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की रणनीति। किसानों ने इस विद्रोह में हिंसा के बजाय संगठित और शांतिपूर्ण प्रतिरोध अपनाया। उन्होंने नील की बुवाई से साफ इनकार कर दिया। सरकारी आदेशों का बहिष्कार किया गया। गांव-गांव में सभाएं हुईं और किसानों ने एक दूसरे का साथ दिया। प्रमुख नेता। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। इन नेताओं ने किसानों को संगठित किया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। बुद्धिजीवियों और प्रेस की भूमिका। दोस्तों, नील विद्रोह की एक बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें बुद्धिजीवियों ने भी खुलकर किसानों का साथ दिया। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पेट्रियट में नीलहों के अत्याचारों को उजागर किया। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के माध्यम से किसानों की दुर्दशा को समाज के सामने रखा। इससे जनमत किसानों के पक्ष में हुआ। परिणाम। पॉइंट 1, नील आयोग 1860। नील विद्रोह के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1860 में नील आयोग का गठन करना पड़ा। इस आयोग ने स्वीकार किया कि नील की खेती किसानों पर जबरन थोपी गई थी। पॉइंट 2, अनिवार्यता की समाप्ति। आयोग की सिफारिशों के बाद नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ये किसानों की एक बड़ी नैतिक और सामाजिक जीत थी। परीक्षा में नील विद्रोह से प्रश्न आए तो कारण, नेतृत्व, रणनीति और परिणाम चारों को स्पष्ट रूप से लिखें। नारा। संथाल विद्रोह, हूल, 1855 से 56। दीकू राज के विरुद्ध संघर्ष। ये विद्रोह केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये आदिवासी जीवन, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष था।
संथाल विद्रोह का मूल उद्देश्य था दीकुओं यानी बाहरी शोषकों के शासन को समाप्त करना। पृष्ठभूमि: दामिन ए कुंभ में शोषण। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। संथाल एक शांतिप्रिय आदिवासी जनजाति थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र, जिसे दामिन ए कोह कहा जाता था, वहां बसने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में संथालों को ये भरोसा दिलाया गया कि वे शांति से खेती कर सकेंगे और उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी। लेकिन बहुत जल्द ही जमींदार, साहूकार और व्यापारी इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। संथाल इन बाहरी लोगों को दीकू यानी बाहरी शोषक कहते थे। विद्रोह के आर्थिक कारण। संथाल विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था आर्थिक शोषण। साहूकारों ने संथालों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। कर्ज देते समय अत्यधिक ब्याज लिया जाता था, जिसे संथाल कभी चुका ही नहीं पाते थे। जमींदार कठोर कर वसूली करते थे। व्यापारी के नाम यानी अधिक तौल और बेचाराम यानी कम तौल जैसी धोखाधड़ी के प्रथाओं का इस्तेमाल करते थे। इससे संथालों की मेहनत पूरी तरह लूट ली जाती थी। सामाजिक हस्तक्षेप। दोस्तों, ये केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं था। अंग्रेजों और जमींदारों ने संथालों की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संगठन में सीधा हस्तक्षेप किया। उनकी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को तोड़ा गया। उनके रीति रिवाजों का अपमान किया गया। इससे संथालों में असंतोष और आक्रोश गहराता चला गया। विद्रोह का आरंभ और नेतृत्व। दोस्तों, इस अत्याचार के खिलाफ आखिरकार संथालों ने हथियार उठाने का फैसला किया। 30 जून 1855 को भागनाडीह में 60,000 से अधिक संथाल एकत्रित हुए। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया: सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू ने यह दावा किया कि उन्हें ईश्वर से विद्रोह करने का आदेश मिला है। इस धार्मिक विश्वास ने संथालों में अद्भुत साहस और एकता पैदा की। विद्रोह का स्वरूप। संथाल विद्रोह अत्यंत उग्र और हिंसक था। संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों पर सीधे हमले किए। पुलिस चौकियों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा झटका था। दमन और क्रूर कार्रवाई। दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यंत क्रूर कदम उठाए। सेना भेजी गई और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लगभग 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। सिद्धू और कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। इस दमन ने संथालों को शारीरिक रूप से भले ही कमजोर किया, लेकिन उनके संघर्ष की भावना को नहीं तोड़ सका। परिणाम: संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। 1856 में संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य था आदिवासी भूमि पर बाहरी लोगों के अतिक्रमण को रोकना। हालांकि ये पूरी तरह सफल नहीं रहा, फिर भी ये स्वीकृति थी कि संथालों के साथ अन्याय हुआ था। ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, संथाल विद्रोह भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठित विद्रोह था। ये विद्रोह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसने ये सिद्ध कर दिया कि आदिवासी समाज अब भाग 2, क्रांति की ज्वाला। क्रांतिकारी गतिविधियां 1857 से 1947 तक, जिसे हम क्रांति की ज्वाला के नाम से जानते हैं। इस भाग में हम 1857 से लेकर 1947 तक की क्रांतिकारी गतिविधियों को समझेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन जैसे जन आंदोलनों की वापसी से कई युवा राष्ट्रवादी निराश हो गए थे। उनका मानना था कि केवल शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी सोच के परिणाम स्वरूप भारत में सशस्त्र क्रांति का उदय हुआ और क्रांतिकारी आंदोलनों को एक नई दिशा मिली। क्रांतिकारियों की विचारधारा। भगत सिंह का दृष्टिकोण। दोस्तों, जब हम क्रांतिकारी विचारधारा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने भगत सिंह का नाम आता है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। समाजवाद, सोशलिज्म। भगत सिंह का मानना था कि भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण मजदूर वर्ग का शोषण है। वे एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जहां शोषण और वर्गभेद का अंत हो। साम्राज्यवाद विरोध, एंटी इंपीरियलिज्म। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत के शोषण का मूल कारण है, इसलिए वे अंग्रेजी सत्ता को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। भगत सिंह सभी धर्मों को समान मानते थे और सांप्रदायिकता का खुलकर विरोध करते थे। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म।
क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। वे भारत को एक स्वतंत्र, समानता आधारित और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। मुख्य क्रांतिकारी और संगठन। दोस्तों, इस क्रांतिकारी आंदोलन में कई महान नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें प्रमुख नाम हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। इन क्रांतिकारियों ने कई संगठन बनाए, जिनमें प्रमुख थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA), हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA), युगांतर, अनुशीलन समिति। इन संगठनों का उद्देश्य युवाओं को संगठित करना और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और चेतना दी। हालांकि ये आंदोलन अंग्रेजों को सीधे सत्ता से हटाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने युवाओं में बलिदान, साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना भर दी। भाग 3, आत्मनिरीक्षण और रणनीति। क्रांतिकारियों की असफलता एवं गतिविधियां। दोस्तों, अब हम क्रांतिकारी आंदोलन के उस चरण की बात करेंगे जहां हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। इतने साहस, बलिदान और वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद क्रांतिकारी आंदोलन अपने मुख्य लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर सका। भाग 1, क्रांतिकारियों की असफलता के कारण। सबसे पहला कारण था संगठनात्मक कमियां। क्रांतिकारियों के पास कोई मजबूत केंद्रीय संगठन नहीं था, नेतृत्व बिखरा हुआ था और आंदोलन को संचालित करने के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं बन पाई। दूसरा कारण था संसाधनों की कमी। क्रांतिकारियों के पास धन, हथियार और आधुनिक तकनीक का अभाव था, जबकि ब्रिटिश सरकार संसाधनों से पूरी तरह सशक्त थी। सीमित क्षेत्रीय प्रसार। क्रांतिकारी गतिविधियां मुख्यतः बंगाल, पंजाब, उत्तर भारत और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहीं। दक्षिण भारत और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रभाव बहुत कम था, जिससे ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप नहीं ले सका। सामाजिक समर्थन का अभाव। आम जनता का व्यापक समर्थन क्रांतिकारियों को नहीं मिल पाया। मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग हिंसक तरीकों से डरते थे। कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक संगठन भी इस आंदोलन के खुलकर पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश दमन नीति। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई। प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, संदिग्ध लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाला गया और कड़े कानून लागू किए गए। 1919 और बाद के दमनकारी कानूनों ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां, तरीके। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपने संघर्ष के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। पहला तरीका था सशस्त्र कार्रवाई। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, बम विस्फोट और सरकारी खजाने की लूट शामिल थी, जैसे काकोरी कांड और 1929 का केंद्रीय विधानसभा बम कांड। दूसरा तरीका था साहित्यिक और वैचारिक प्रचार। क्रांतिकारी लेखों, पर्चों, भाषणों और अखबारों के माध्यम से युवाओं में क्रांतिकारी चेतना फैलाते थे। तीसरा तरीका था संगठनात्मक कार्य। युवाओं को भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और गुप्त संगठनों के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाना। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं संक्षेप में। 1905 के बाद अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन बने। 1908 में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बम कांड किया। 1924-25 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन और काकोरी कांड हुआ। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। प्रभाव और परिणाम। दोस्तों, भले ही क्रांतिकारी आंदोलन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल ना हुआ, लेकिन इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। क्रांतिकारियों के बलिदान ने लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और स्वतंत्रता के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। असफलताओं का मूल्यांकन। पॉइंट 1, सबसे पहला कारण था विचारधारा और स्पष्ट रणनीति का अभाव। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। अलग अलग नेताओं के अलग अलग लक्ष्य थे। किसी को राजशाही चाहिए थी, किसी को किसानों के अधिकार, तो कोई केवल सत्ता परिवर्तन चाहता था। इस कारण कोई एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि विकसित नहीं हो पाई। पॉइंट 2, संगठनात्मक कमजोरी। क्रांतिकारी आंदोलन का कोई एक केंद्रीय संगठन या सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। छोटे छोटे गुट अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे और आपसी समन्वय की भारी कमी थी।
कई बार एक गुट को दूसरे गुट की गतिविधियों की जानकारी तक नहीं होती थी। इस बिखराव ने आंदोलन की शक्ति को कमजोर कर दिया। पॉइंट 3, क्रांतिकारी आंदोलन आम जनता, विशेषकर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। कई लोग हिंसात्मक तरीकों से असहमत थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक संगठन का समर्थन भी क्रांतिकारियों को नहीं मिला। उदारवादी नेता उनके तरीकों को अव्यावहारिक और नुकसानदेह मानते थे। पॉइंट 4, महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीति। एक ओर अंग्रेज सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई, गिरफ्तारियां, फांसी, काले कानून और गुप्तचर तंत्र के माध्यम से क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। दूसरी ओर 1919 का भारत शासन अधिनियम जैसे सुधार लाकर उन्होंने नरमपंथियों और आम जनता के एक वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इससे क्रांतिकारी अलग थलग पड़ गए। अगर परीक्षा की दृष्टि से निष्कर्ष निकालें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का कारण केवल ब्रिटिश शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां भी थीं, जैसे स्पष्ट भविष्य दृष्टि का अभाव, संगठनात्मक एकता की कमी और व्यापक सामाजिक समर्थन न मिल पाना। हालांकि ये भी सच है कि क्रांतिकारियों का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना को तेज किया, युवाओं को जागरूक किया और स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी। 2 विद्रोह, एक संघर्ष, एक तुलनात्मक विश्लेषण। भारतीय इतिहास के 2 महत्वपूर्ण किसान जनजातीय आंदोलनों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम जानते हैं नील विद्रोह और संथाल विद्रोह के नाम से। भले ही दोनों विद्रोह अलग अलग परिस्थितियों में हुए हों, लेकिन इनका मूल उद्देश्य एक ही था, शोषण के खिलाफ संघर्ष। सबसे पहले हम नील विद्रोह की बात करते हैं। नील विद्रोह मुख्यतः आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक संगठित आंदोलन था। इसमें यूरोपीय नील उत्पादक किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और बदले में उन्हें बहुत कम कीमत दी जाती थी। इस शोषण के विरोध में किसानों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, नील की खेती से इनकार किया और सामाजिक बहिष्कार जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया। ये विद्रोह अपेक्षाकृत संगठित था और इसे शिक्षित मध्यम वर्ग, मिशनरियों तथा प्रेस का भी समर्थन मिला। दूसरी ओर संथाल विद्रोह की प्रकृति अलग थी। ये विद्रोह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जातीय सांस्कृतिक अस्मिता और बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष था। संथाल जनजाति पर महाजनों, जमींदारों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अत्यधिक अत्याचार किया जा रहा था। इस विद्रोह की रणनीति पूरी तरह सशस्त्र थी। संथालों ने गुरिल्ला युद्ध की शैली अपनाई और पारंपरिक हथियारों से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अगर हम रणनीति की तुलना करें तो नील विद्रोह ने कानूनी उपायों और सामाजिक दबाव का सहारा लिया, जबकि संथाल विद्रोह ने सीधे सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। यही कारण है कि दोनों आंदोलनों की दिशा और प्रभाव अलग अलग रहे। अब बात करते हैं बाहरी समर्थन की। नील विद्रोह को शिक्षित मध्यम वर्ग, मिशनरियों और प्रेस का समर्थन मिला, जिससे ये मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का विषय बना। इसके विपरीत संथाल विद्रोह को बाहरी समर्थन लगभग नहीं मिला। ये विद्रोह मुख्यतः जनजातीय समाज तक ही सीमित रह गया। परिणामों की दृष्टि से भी दोनों विद्रोहों में अंतर दिखाई देता है। नील विद्रोह के परिणाम स्वरूप नील आयोग का गठन हुआ और अंततः किसानों को राहत मिली। इसे किसानों की जीत माना जाता है। वहीं संथाल विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दबा दिया, लेकिन बाद में संथाल परगना का गठन किया गया, जो इस विद्रोह का अप्रत्यक्ष परिणाम था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नील विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों ही शोषण के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी प्रकृति, रणनीति, समर्थन और परिणाम अलग अलग थे। फिर भी इन दोनों आंदोलनों ने भारत में जन संघर्ष की परंपरा को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को और सुदृढ़ बनाया। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।